अच्छा जी, तो हम स्टार्ट करते हैं। आज हमने जो है एशिया के बारे में पढ़ना है। और पिछली क्लासेस जो हमने ज्योग्राफी की अभी तक टिल टुडे कवर कर चुके हैं, मैंने आपको बता चुका हूँ। दोबारा से हल्का सा ब्रीफ सा बता देता हूँ कि हमने कहा कि हम ज़मीन को पढ़ रहे हैं, ज़मीन के ऊपर जो रहने वाले जो लोग हैं उनको पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो अब उस ज़मीन के बहुत सारा एरिया है। उस जमीन को 7 कंटिनेंट्स में तकसीम किया गया है। हमने जो है ना डिफरेंट किस्म के कंटिनेंट्स पढ़े थे। और हमने नॉर्थ अमेरिका पढ़ लिया, साउथ अमेरिका पढ़ लिया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, 4 कंटिनेंट्स को हम पढ़ चुके थे। और जो एक वन ऑफ द कंटिनेंट है, जो सबसे बड़ा कंटिनेंट है एरिया के हवाले से भी और आबादी के हवाले से भी, एशिया, वो हम आज पढ़ेंगे। ठीक है। एशिया जो है ये तमाम कंटिनेंट्स में सबसे बड़ा कंटिनेंट है, एरिया वाइज भी और आबादी के लिहाज से भी। ये बात नोट कर लें। एशिया के अंदर ये बातें नोट करते जाइएगा। मैं यहाँ पे वो टैबलेट यूज़ नहीं कर रहा, मैं मैप से आपको देख के बता रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता बता रहा हूँ, तो इसको नोट करते जाइएगा। ठीक है। एशिया जो है इसके अंदर टोटल 48 कंट्रीज हैं। नोट कर लें। एशिया के अंदर 48 कंट्रीज हैं। कंट्री का मतलब ये है कि ऐसा टेरिटरी, ऐसा मुल्क जो कि सोवरन हो, जो फुली ऑटोनोमस हो और इंडिपेंडेंट हो, उसको कह रहा हूँ, डिपेंडेंट ना हो। तो 48 कंट्रीज हैं। अब अगर मैं एशिया, ये मेरे सामने एशिया का मैप है, तो अगर इस एशिया के मैप को अपने मैं सामने रखूं, तो मैं अगर इसको स्केल, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि स्केल हम यूज करते हैं, वो क्या स्केल होता है? ऐसे दो लाइनें लगाएं, एक ये लाइन लगाएं और एक ऊपर ऐसे लाइन लगाएं, प्लस। प्लस अगर आप लगाएं तो फिर जो ऊपर वाली हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, वो क्या होगा? नॉर्थ होगा। ये वाला हिस्सा क्या होगा? साउथ होगा। ये वाला जो हिस्सा है, यानी कि अगर आप प्लस, इसको प्लस कर लें ना ऐसे, फिर ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये प्लस कर लें, ये नॉर्थ है ऊपर, नीचे साउथ है, तो मेरे लेफ्ट साइड पे वेस्ट है और यहाँ पे ईस्ट है। तो इसको अगर हम डिवाइड कर लें अपने एशिया कंटिनेंट को, तो इसके 4 हिस्से बनते हैं। पहला हिस्सा है इसका जो नॉर्दर्न एशिया है, नॉर्दर्न एशिया। तो नॉर्दर्न एशिया में कौन से जी इसमें कंटिनेंट्स आ जाते हैं, उनके नाम नोट कर लें, ये इंपॉर्टेंट है। नॉर्दर्न जो एशिया है उसके अंदर सिर्फ एक ही कंटिनेंट आता है, दैट इज रशिया। लिख लें जी। अगर हम अब देखें ना, आप खुद आपको गट फीलिंग भी यहाँ से आ रही है, अगर इसको इस तरह कर लेना, तो ऊपर सिर्फ नॉर्थ में एक ही कंट्री है। आप कहेंगे मंगोलिया भी है, तो मंगोलिया को हम उसमें शामिल नहीं करते। ठीक है। जो एक्सट्रीम नॉर्थ में हम उसी को देख रहे हैं। तो नॉर्थ एशिया के अंदर सिर्फ एक ही कंटिनेंट है जिसका नाम है रशिया, जिसको उर्दू में कहते हैं रूस। ठीक हो गया, इसको नोट कर लें। इसके बाद जो हमारे पास आ जाता है ईस्टर्न एशिया। वेस्ट है और ये ईस्ट है, ईस्ट। ईस्टर्न एशिया में कौन से कंटिनेंट कंट्रीज आ जाते हैं, उनके नाम नोट करें। एक है चाइना, चाइना काफी बड़ा कंट्री है। उसके बाद है मंगोलिया, ये पड़ा है इसके ऊपर, मंगोलिया। इसके बाद ताइवान। ताइवान कहाँ पे है? ये पड़ा है कंट्री, ताइवान। ठीक है, ये पड़ा हुआ नीचे इसके साथ छोटा सा ऐसे। ठीक है। याद रखिएगा कि जो ताइवान है इसको पूरी दुनिया अलग कंट्री के तौर पे नहीं एक्सेप्ट करती। कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो इसको अलग कंट्री मानते हैं और कुछ नहीं मानते। और जो पाकिस्तान है वो कहता है कि ताइवान जो है ना ये चाइना का पार्ट है। ठीक है, अलग से कंट्री नहीं है। आप इसको लिख लें। ठीक है। और साथ में ये भी नोट कर लें कि जो चाइना है, इसका असल नाम क्या है? इसका नाम PRC है। PRC का मतलब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। जो ये मेन लैंड चाइना, ये वाला, इस चाइना का असल नाम क्या है? PRC है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। इसी तरह ये जो ताइवान है, इसका जो असल नाम है वो है ROC, रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये नोट कर लें, इसका असल नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना है। और चाइना का असल नाम क्या है? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। चाइना पूरी दुनिया को कहता है कि ताइवान मेरा ही हिस्सा है, लेकिन ताइवान कहता है कि मैं चाइना का हिस्सा नहीं हूं, मैं अलग कंट्री हूं। दुनिया के बहुत सारे मुल्क ताइवान को अलग कंट्री मानते हैं। ठीक है। लेकिन पाकिस्तान इसको अलग कंट्री नहीं मानता, और यूनाइटेड नेशंस भी इसको अलग कंट्री नहीं मानती।
ठीक है, तो आपने लिख लिया। मैं आपको बता रहा था कि ईस्टर्न जो एशिया है उसके अंदर कौन से कंट्रीज हैं। चाइना है, चाइना, उसके बाद मंगोलिया है, मंगोलिया के बाद आपको बता दी ताइवान है, ताइवान के बाद नॉर्थ कोरिया है। नॉर्थ कोरिया कहाँ पे है, ये देखिए चाइना के साथ ये पड़ा हुआ है नॉर्थ कोरिया। ठीक है, ये दो कोरिया है, ऊपर वाला नॉर्थ है, नीचे साउथ है। तो नॉर्थ कोरिया है, इसमें आ जाता है। उसके बाद साउथ कोरिया आ जाता है, नॉर्थ ये साउथ। उसके बाद जापान आ जाता है। ठीक है, कौन से कंट्रीज मैंने आपको बताया ईस्टर्न एशिया में। चाइना, मंगोलिया, ताइवान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और जापान। ये तमाम के तमाम जो कंट्रीज हैं ये ईस्टर्न चाइना में आते, चाइना कह रहा हूँ, ईस्टर्न एशिया में आते हैं। उसके बाद, उसके बाद जनाब और जो कंट्रीज हैं, ये जो कंट्रीज हैं ये आते हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज। इनको कहते हैं CAR, सेंट सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। ये वाले कंट्रीज कौन कौन से हैं, नाम नोट करें। सबसे पहले पहले ताजिकिस्तान, ये पड़ा है ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान के बाद है किर्गिस्तान, ये पड़ा है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान के बाद क्या है, काजाकिस्तान, काजाकिस्तान। उसके बाद क्या है जी, तर्कमानिस्तान, ये पड़ा है तर्कमानिस्तान। उसके बाद जी उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ये जो आपके सामने मैंने नाम लिए हैं पांच कंट्रीज के, इनको कहा जाता है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। ये सेंट्रल एशिया के सेंटर में लाया करते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे इसको देखें ना, यहाँ पे तो इसका सेंटर तो यहाँ कहीं बनता है, लेकिन इनको एडमिनिस्ट्रेटिवली इनको सेंट्रल एशियन में गिना जाता है, क्योंकि ये फिर उसमें वो भी ओशन भी शामिल कर लेते हैं, तो ये सेंटर में ही एक्चुअली आता है। ठीक है, इनके नाम नोट कर लें। क्या मैंने आपको नाम बताए हैं सेंट्रल एशियन के। ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और काजाकिस्तान। ये पांच कंट्रीज ये आ जाते हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज। उसके बाद आ जाता है, अब ये नीचे साउथ है और ये इस तरफ है, ये वाला क्या होगा, साउथ ईस्ट। ये वाला, ये वाले जो कंट्रीज है ये है साउथ ईस्ट। ठीक है, साउथ ईस्ट में कौन से कंट्रीज आते हैं, नोट करें। सबसे पहले पहले ये वाला जो ये पड़ा है बांग्लादेश के साथ, म्यांमार। म्यांमार जो है ना ये आता है इसमें, नोट करें म्यांमार। म्यांमार जो कंट्री है इसका पुराना नाम बर्मा है, बर्मा। नोट कर लें ये बात भी, म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है, बर्मा है। ठीक है, तो ये म्यांमार एक कंट्री हो गया। ये कौन से कंट्रीज बता रहा हूँ आपको, साउथ ईस्टर्न कंट्रीज हैं। पहला म्यांमार, म्यांमार के बाद क्या है, थाईलैंड। ये देखें थाईलैंड, थाईलैंड। थाईलैंड के बाद कौन सा है, इसके ऊपर देखें लाओस, LAOS, लाओस, लाओस, लाओस। लाओस के बाद कौन सा है, कैम्बोडिया, कैम्बोडिया। ये पड़ा है कैम्बोडिया। कैम्बोडिया के बाद कौन सा है, वियतनाम। ये पड़ा है वियतनाम। वियतनाम के बाद आगे चले हैं, ये जो येलोइश है ये वाला है, और यहाँ पे ये है मलाइशिया, मलाइशिया। मलाइशिया के नीचे क्या है, ये सारा ये जो ग्रीनिश है काफी सारा फैला हुई, इसके आइलैंड्स है ना, ये है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के साथ ये जो व्हाइट वाला आपको नजर आ रहा है इंडोनेशिया का, इसको इसका भी नाम लिख लें, यहाँ पे इसका नहीं लिखा हुआ, इसका नाम है ईस्ट तैमूर, ईस्ट तैमूर। बल्कि ये नहीं, यहाँ यहाँ है ना ये वाला, ये नहीं, ये तो उसमें शामिल हो जाता है, यहाँ पे है, ये पड़ा है ईस्ट तैमूर, ईस्ट तैमूर। ठीक है, ये इसका पुराना नाम था, नया नाम इसका है टिमोर लिस्टे। ठीक है, टिमोर लिस्टे। अच्छा, ये आ गया ईस्ट तिमोर। तो कौन सा कंट्रीज में आपको बता, एक और रह गया, ये पड़ा जो फिलीपींस, फिलीपींस। ठीक है, ये ईस्ट तिमोर है, इसका ये तिमोर लिस्टे इसका कैपिटल है। ठीक है, उसके बाद ये आपको बताया फिलीपींस। दोबारा बताता हूँ, साउथ ईस्ट एशिया में कौन से कंट्रीज हैं, यहां से शुरू होते हैं, म्यांमार, म्यांमार के साथ थाईलैंड, थाईलैंड के साथ लाओस, लाओस के साथ वियतनाम,
वियतनाम के साथ कैम्बोडिया, कैम्बोडिया के बाद मलेशिया, मलेशिया के बाद ये इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के साथ ये ईस्ट तिमोर, ईस्ट तिमोर के बाद ये फिलीपींस। ये सारे कंट्रीज किस में आते हैं? साउदर्न ईस्टर्न एशिया। ठीक हो गया। उसके बाद अब जी साउथ एशिया में कौन से आते हैं? लिखें जी, साउथ एशिया। साउथ एशिया में आते हैं जनाब अफगानिस्तान, हमारा हमसाया। अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान, वतन अजीज। उसके बाद इंडिया। उसके बाद नेपाल, ये नेपाल है। उसके बाद भूटान, भूटान के बाद बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद श्रीलंका, ये श्रीलंका है। उसके बाद मालदीव्स, ये आइलैंड्स हैं यहाँ पे, ये वाले मालदीव्स। ये जितने भी कंट्रीज ये आपको अभी आपको बताएं, ये हैं आपके साउदर्न एशियन कंट्रीज। साउदर्न एशियन एशियन कंट्रीज। और इन साउदर्न एशियन कंट्रीज से मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन भी है जिसका नाम है सार्क। सार्क, ठीक है, आपने पढ़ रखा होगा सार्क। उसमें सारे साउथ एशियन कंट्रीज हैं, और सार्क का मतलब ही यही है, साउथ एशियन साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क। जिसके अंदर 8 कंट्रीज हैं, 8। कौन से? अफगानिस्तान एक, पाकिस्तान दो, इंडिया तीन, नेपाल चार, भूटान पाँच, बांग्लादेश छः, उसके बाद ये श्रीलंका सात, और एक ये मालदीव 8। ठीक है, ये सार्क भी इन्हीं साउथर्न एशियन कंट्रीज पर मुश्तमिल है। अब जी हमारा हो गया नॉर्दर्न एशिया, हो गया उसके बाद हमारा सेंट्रल एशिया हो गया, उसके बाद हमारा साउदर्न नॉर्दर्न हो गया, साउदर्न हो गया, साउथ ईस्टर्न हो गया, सेंट्रल हो गया। ये वाला हिस्सा रह गया, ये कौन सा हिस्सा है जी? इसको जरा देखते हैं। तो ये है हमारा साउथ वेस्ट एशिया। अब आप देखें ना, यहाँ पे ये क्या है? साउथ ईस्ट है, और ये इधर क्या होगा? इस तरफ क्या होगा? साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट में कौन से जी कंट्रीज हैं? जो रह गए हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे। कौन से हैं जी? ईरान, ईरान के बाद इराक, इराक के बाद सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया के बाद ओमान, ओमान के बाद यमन, यमन के बाद यूएई, ये पड़ा हुआ है यूएई, यूएई के बाद कतर, कतर के बाद कुवैत, कुवैत आगे चले जाएं, कुवैत के बाद टर्की, टर्की के बाद सीरिया, सीरिया यहाँ पे जॉर्डन, पैलेस्टाइन, ठीक है, इसराइल और लेबनान। ये जितने भी आपके सामने कंट्रीज दिए हैं इनको साउथ वेस्ट एशिया भी कहते हैं, और इनका एक दूसरा नाम भी है, इनको मिडल ईस्ट भी कहते हैं। ठीक है, मिडिल ईस्ट इस वजह से कि ईस्ट पे है और तकरीबन मिडल में आते हैं ये, इस वजह से इनको मिडिल ईस्ट भी कहते हैं। ज्यादा नाम इनका मिडिल ईस्ट ही है। वैसे जोग्राफिकली ये साउथ वेस्ट एशिया में लाया करते हैं। ठीक हो गया। अब जरा मुझे बताएं कि जो ये सारे के सारे ये कंट्रीज हैं एशिया के अंदर। हाँ, और ये जापान रह गया था। तो ये जापान किसके साथ आता है? ये आपको बता दिए थे मैंने, जापान इनके साथ आता है, ईस्टर्न एशिया के साथ। अब जरा मुझे ये बताएं कि ये जितने भी कंट्रीज थे आपको सारों का ओवरऑल ज्योग्राफी के लिए पता चल गया कि नॉर्दर्न क्या है, वेस्टर्न क्या है, साउथ वेस्ट क्या है, मिडिल ईस्ट क्या है? ये जरा मुझे चैट में बताएं सब। ये चीज क्लियर हो गई है? जी, मिडिल ईस्ट का आपको बताया ना, साउथ वेस्ट एशिया। हाँ जी, बाकी सब बताएं। ये इसकी जो नॉर्थ साउथ, ये चीजें क्लियर हो गई हैं? आपके पेपर में हमेशा से एक मशहूर सवाल आता है, वो ये है कि पाकिस्तान एशिया के किधर पाया जाता है? तो पाकिस्तान कहाँ पाया जाता है आप बताएं, अभी आपको बताया मैंने। कहाँ पाया जाता है पाकिस्तान? हाँ जी, पाकिस्तान साउथ एशियन कंट्री है, साउथ एशियन कंट्रीज। ठीक हो गया।
अच्छा जी, बाकी ये क्या कह रहे हैं? सीधा सीधा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, म्यूचुअल। हाँ जी, ये आसान है, लेकिन ये है कि फिर जो नोटेशन इस्तेमाल होती है तो हम उसको फॉलो करेंगे ना। ठीक है ना, हमें पता होना चाहिए। जापान, आप खुद बताएं जापान किधर आता है जी, बताएं जी। ये सीरत ने पूछा जापान कहाँ है, तो जापान कहाँ पे आएगा? हाँ जी, ईस्टर्न एशिया। यस। आप देखें ना, खुद देख के आपको आइडिया हो जाएगा। आपको मैंने वो जो प्लस वाला बताई है ट्रिक, उसको अप्लाई करें ना, प्लस वाली ट्रिक को। प्लस वाली ट्रिक की आपको समझ में आई है? वो प्लस वाली ट्रिक आपने जिंदगी भर, कभी भी आपके सामने कोई नक्शा आए ना किसी चीज का, तो आपने उसके ऊपर वो लगानी है। आपने कहना है इधर नॉर्थ है, इधर ये साउथ है, यहाँ पे वेस्ट है। ठीक है। हाँ जी, वो बहुत इजी है समझने के वाले से। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपको कंट्रीज का तो पता चल गया। अब एशिया के हवाले से आपको क्या चीजें जो है ना, वो अब मैं आपको छोटी छोटी बातें बताता जाऊंगा, आपने नोट करते जाना है जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो आपको ज्योग्राफी की समझ में आ गई। ठीक है, लिखते जाएं इसको। जी जी, पूछें मेरीन, क्या पूछना है? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जो आपने CAR बताया, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, सर हम ये कह सकते हैं कि वो नॉर्थ वेस्टर्न में लाई कर रहे हैं? हाँ, वो थोड़े बहुत नॉर्थ वेस्टर्न में लाया करते हैं, सही आप कह रही हैं। लेकिन उनको जोग्राफर्स ने सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स का नाम दिया हुआ है, तो हम उसको फॉलो कर रहे हैं बस। बाकी ओके सर। आपकी बात दुरुस्त है, मैं समझ रहा हूँ, लॉजिकली वो बात आपकी दुरुस्त है। ओके सर। जी जी, हम तो जोग्राफर्स जिन्होंने ये बात बताई है, उन्होंने क्लासिफिकेशन की है, उसमें और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। हम उनकी उस क्लासिफिकेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन अपनी भी हमारी इंट्यूशन काम करती है, हम कहते हैं अच्छा साउथ एशियन जिनको कहा है, तो वाकई वो हैं या नहीं है, तो हैं। ठीक है। ठीक हो गया जी। सबको क्लियर है? किसी का कोई सवाल है तो बता दें, मैं फिर आगे चलता हूँ। जी ठीक, ठीक है। कोई सवाल नहीं है। अच्छा जी, अब जो अहम बातें हैं वो जरा नोट करते जाइएगा। आपको ये तो पता चल गया कि जो एशिया है, अगर मैं आपके सामने ना मैप लेकर आऊं, आपको ये पता चल गया कि जो एशिया कंटिनेंट है, मैं इसको थोड़ा सा, ये एशिया कंटिनेंट है। एशिया कंटिनेंट के नॉर्थ में एक ओशन है जिसका नाम क्या है? आर्कटिक ओशन। ये तो आपको पता है। एशिया के साउथ में भी एक ओशन है जिसका नाम है साउदर्न ओशन। ओके हो गया। एशिया के जनाब ईस्ट की तरफ भी एक ओशन है जिसका नाम है पैसिफिक ओशन। ये तो आपको क्लियर है। अब इसमें जो अहम बातें हैं वो ये हैं कि एशिया का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क, आपको देख के भी पता चल रहा है, कौन सा है आप बताएं मुझे। एशिया का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? एंड दैट इज आल्सो द लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज ग्लोबली। और ये दुनिया का भी रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है। दैट इज रशिया, जिसको उर्दू में क्या कहते हैं? बंदूक कहते हैं। जिसको उर्दू में बंदूक कहते हैं, ऐसे ही है ना? सब खामोश हो गए, मतलब बंदूक ही कहते हैं। हाँ जी, रूस कहते हैं। मैं देख रहा हूँ, सो तो नहीं गया ना? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात है। अच्छा, ये तो आप नोट कर लें। उसके बाद जनाब, आबादी के लिहाज से जो है, और जो है, एशिया का ना सिर्फ बल्कि पूरी दुनिया का जो बड़ा कंट्री है, दैट इज चाइना। ठीक है, पॉपुलेशन वाइज चाइना है। ठीक है। और आपको बता दिया एरिया एरिया वाइज रशिया। और ये वैसे ग्लोबली भी वैसे ही है, और वैसे कंटिनेंट के हवाले से भी यही है, चाइना। और चाइना का आपको नाम ओरिजिनल पता होना चाहिए, दैट इज पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। एक बात हो गई। दूसरा आपको बता दिया, ये ताइवान चाइना का जो है ना, असल में चाइना का हिस्सा ही है। ये बात नोट कर लें। उसके बाद
ये जो रशिया है ना, रशिया, इसके ऊपर टॉप वाली जो ये साइड है ना, ये जो रीजन है इसको कहते हैं साइबेरियन रीजन, ये ऊपर टॉप वाला। ये आर्कटिक जो ओशन है ना, ये बर्फ से भरा हुआ है। जी क्या कह रहे हैं वकास? वकास वॉइस में बताएं। सर मैं ये कह रहा हूँ, मे बी अब जो है ना, मैंने शायद पढ़ा था कहीं कि इंडिया जो है ना वो लार्जेस्ट है पॉपुलेशन वाइज। वही जी कंफर्म करवा। जी जी, नहीं नहीं, अभी तक तो मैंने नहीं सुना। खैर, चेक करने वाली चीज है, अगर ये होता तो सामने आ जाता। ओके। हाँ जी जी। आप उसी को ही लगाएं, क्योंकि वो नई रिसर्च को बीपीएससी वालों का पुराना डाटा बैंक पड़ा होता है, तो आप उसी को फॉलो करें। नई रिसर्च उसमें इंक्लूड उस तरह नहीं है। अगर वो करंट अफेयर्स की फॉर्म में है तो फिर तो ठीक है, नहीं तो वैसे नहीं। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि रशिया का ये सारा जो ऊपर वाला है ना ओशन, आर्कटिक ओशन, ये फ्रोजन है ऑलमोस्ट, ये बर्फ है। तो इसका ये सारा जो ये इलाका है ना, ये वाला, ये साइबेरियन रीजन है, साइबेरियन, ठंडा इलाका है। उसके बाद जनाब, ये मंगोलिया है, मंगोलिया देख लें। और ऐसे भी इसमें कंट्रीज हैं जिनके साथ समंदर लगता है, और कुछ के साथ समंदर नहीं लगता। जिन कंट्रीज के साथ समंदर नहीं लगता उनको लैंड लॉक्ड कंट्री कहते हैं। जैसे मंगोलिया है। मंगोलिया के इस तरफ देखें, साउथ में चाइना है, वेस्ट में काजाकिस्तान है, नॉर्थ में रशिया है, और इधर जनाब फिर चाइना है। तो इसका कोई समंदर नहीं लगता। ठीक है। तो ऐसे कंट्रीज को समंदर या कोई पानी ना लगे, उसको लैंड लॉक्ड कहते हैं। तो मंगोलिया लैंड लॉक्ड कंट्री आप देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद चाइना लैंड लॉक्ड नहीं है, क्योंकि चाइना के साथ ये देखें ना, ये सारा यहाँ से आता है। और जनाब चाइना से इधर चले जाएं, नॉर्थ कोरिया है और ये साउथ कोरिया है। नॉर्थ कोरिया ऊपर है, नीचे साउथ कोरिया है। ठीक है। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और चाइना के दरमियान में एक सी है, ये नजर आ रहा है आपको? नोट करें, इसका नाम है येलो सी। इसका नाम है येलो सी, नोट कर लें। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और चाइना के दरमियान में एक सी है, इसको कहते हैं येलो सी। उसके बाद चाइना के ईस्ट की तरफ, ये चाइना का ईस्ट है ना, चाइना के ईस्ट में एक सी है जिसका नाम है ईस्ट चाइना सी, ये वाला सी, इसका नाम है ईस्ट चाइना सी। ठीक हो गया। उसके बाद जापान, जापान ये पड़ा है जापान आपका। जापान के साथ आगे ये वाला जो सी है, इसको कहते हैं सी ऑफ जापान। जापान के साथ है सी ऑफ जापान। ठीक हो गया। उसके बाद चाइना के साउथ में भी एक सी है, ये वाला, इसका नाम है साउथ चाइना सी। ईस्ट पे जो था वो ईस्ट चाइना सी है। साउथ पे जो है वो साउथ चाइना सी है। उसके बाद ये आपने नोट कर लिया। फिर आगे जो इसकी अहम अहम बातें छोटी छोटी मैं आपको बताता जाता हूँ। और आपको ये देखना है कि इसमें आप देखें, जो जिस तरह मैं बात हो रही थी लैंड लॉक्ड की, तो उसके साथ एक कंट्री है, ये पड़ा है काजाकिस्तान। काजाकिस्तान। अब ये जो काजाकिस्तान है, ये भी लैंड लॉक्ड कंट्री है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री है एरिया वाइज। नोट कर लें, काजाकिस्तान इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री। ठीक है। और ये मुस्लिम वर्ल्ड का भी सबसे लार्जेस्ट है। और आप कहेंगे इसके साथ ये है तो सही पानी, लेकिन ये पानी है बट ये उस तरह ओशन नहीं है। ठीक है, ओशन ये समंदर नहीं है, तो इस वजह से ये लैंड आउट। उसके बाद जनाब, ये आपने नोट कर लिया। साथ में ये अफगानिस्तान देख रहे हैं, अफगानिस्तान लैंड लॉक्ड है, लेकिन पाकिस्तान लैंड लॉक्ड नहीं है। पाकिस्तान यहाँ पे, पाकिस्तान की कोस्ट है, पाकिस्तान के साथ ये लगता है। और जी इसमें जो आपको अहम बात है याद रखने वाली, वो आपको मैं साथ साथ बताता जाता हूँ। ये श्रीलंका पड़ा हुआ है इंडिया के साथ। ठीक है। तो श्रीलंका देखे ना, आपको लग रहा है जैसे आंसू है इंडिया का, तो सम टाइम श्रीलंका को टीयर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नोट कर लें, शक्ल से ही जाहिर है ना, देखे ना, ये लगता है ये बेचारा रो रहा है इंडिया। तो टीयर ऑफ इंडिया, श्रीलंका भी इसको कहते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद ये जो पाकिस्तान के साथ ये वाला जो सी है, इसका नाम है अरेबियन सी। अरेबियन सी। उसके बाद इसको नोट कर लें। उसके बाद पाकिस्तान, ये जो इंडिया है, इंडिया, और यहाँ पे ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश। उसके बाद ये म्यांमार है, और ये जो थाईलैंड है।
ये और इंडिया के दरमियान में इस तरह का एक आपके सामने बन रहा है, पानी पानी, तीन साइड पे पानी है, इधर से जमीन है और यहाँ पे ऐसे पानी है। तो इस तरह की एक बे होती है, गल्फ और बे इसी तरह होती है। गल्फ और बे इस तरह होती है कि तीन साइड पे आपकी होता है, क्या नाम है, लैंड होती है और एक साइड से पानी जा रहा होता है, उसको गल्फ कहते हैं ये। और बे में क्या होता है, गल्फ बे का जरा जो मुंह है वो चौड़ा होता है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ लैंड है, यहाँ पे लैंड है, यहाँ पे लैंड है और एक तरफ ऐसे पानी है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर को बे कहते हैं, बे। तो इस बे का क्या नाम है, बे ऑफ बंगाल, जो कि इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड इनसे मिलकर बनी है बे। ठीक है। और अगर ये लैंड करीब करीब हो जाए, ठीक है, लैंड करीब करीब हो जाए तो वही ऊपर गल्फ बन जाती है। ठीक है, अभी गल्फ भी आएंगी, वो भी आपको बताते हैं। ठीक हो गया, इस बात को आप नोट कर लें। उसके बाद जी यहाँ पे आ जाए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान है, यहाँ पे ईरान है। अब ईरान है, यहाँ पे देखें इसके सामने ओमान है। ओमान के पीछे ये यूएई है, फिर उसके पीछे ये कतर है, उसके पीछे ये कुवैत है। तो मैंने आपको जिस तरह बताया, एक तरफ से लैंड है, दूसरी तरफ से लैंड है, तीसरी तरफ से भी लैंड है और बड़ा सुकड़े हुए हैं। ये एक गल्फ है, इस गल्फ का नाम है पर्शियन गल्फ। नोट करें, इसका नाम है पर्शियन गल्फ, पर्शियन गल्फ, नोट करें। उसके बाद जनाब नोट करते जाते हैं, और इसमें जो रेलेवेंट चीज़ें हैं वो भी आती जाएंगी साथ साथ में। और क्या आपको देख रहे हैं, हाँ ऊपर चलते हैं। ये जो है ईरान है, ईरान के साथ यहाँ पे तुर्कमानिस्तान है। ईरान के बिल्कुल सीधा ऊपर जैसे लगता है कोई घोड़ा खड़ा हुआ है, ये एक तरह का सी है, ये एक तरह का सी है। ये देख रहे हैं, ये पड़ा है जो ईरान के बिल्कुल सीधा ऊपर, इसका नाम है कैस्पियन सी, कैस्पियन सी। नोट करें जी इसका नाम, इसका नाम है कैस्पियन सी। अब ये जो कैस्पियन सी है, इसके हवाले से कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। और वो क्या है कि कैस्पियन सी किन किन कंट्रीज के साथ, किन किन कंट्रीज के साथ इसका बॉर्डर लगता है, अक्सर ये पेपर में आता है। तो इसके लिए एक वर्ड याद रखें, तारिक। कैस्पियन सी है ये, इसके साथ एक वर्ड याद रखें, तारिक। लिखें जी अपने कॉपी में, तारिक, TARIK, TARIK, क्यों नहीं है, के है इस यहाँ पे, तारिक। यानी कि कैस्पियन सी के साथ जो कंट्रीज लगते हैं वो टी के साथ, तुर्कमानिस्तान लगता है, लगता है ए के साथ। अब ए के साथ और कौन सा कंट्री है यहाँ पे, आजरबईजान। ये देखिए, ये लग रहा है ये वाला छोटा सा आजरबईजान। आजरबई आर के साथ रशिया, ये ऊपर से रशिया भी लगता है, रशिया। आई के साथ ईरान, और के साथ काजाकिस्तान। तो कैस्पियन सी के साथ जो कंट्रीज जिनका बॉर्डर लगता है वो उनके नाम तारिक हैं। तो पेपर में ये अक्सर सवाल आता है कि कैस्पियन सी के साथ कौन सा कंट्री नहीं लगता, तो तारिक के अलावा कोई भी कंट्री है अगर आ जाए तो वो नहीं लगेगा, नोट कर लें। ठीक हो गया। अब ये है तारिक, ये है जनाब, कह रहा हूँ ये कैस्पियन सी है, नीचे ईरान है, उसके साथ ये आपके सामने ये जो कंट्री है ये आजरबईजान है। आजरबईजान के बाद ये जॉर्जिया है, जो कि आ जाता है यूरोप के अंदर। इसके नीचे फिर आ जाता है टर्की। टर्की जो है ना, ये ट्रांस कंटिनेंटल कंट्री है। ट्रांस कंटिनेंट का मतलब ये कि एशिया का हिस्सा भी है और यूरोप का हिस्सा भी है। ठीक है, ट्रांस कंटिनेंटल कंट्री। यूरोप, इस टर्की के ऊपर एक सी है जिसका नाम है ब्लैक सी, जिसका नाम है ब्लैक सी। नोट करें जी। अच्छा, तो जो, हाँ जी, ये ब्लैक सी है। इसके बारे में एक चीज है, मैं आपको आपको बताता हूँ। वो यहां तक पहुंच गए हैं, कैस्पियन सी आपको बता दिया, ब्लैक सी पे पहुंच गए। उसके बाद टर्की आपको ट्रांस कंटिनेंटल बता दिया। यहाँ पे ईरान है, ईरान के साथ इराक है, इराक के बाद यहाँ पे सऊदी अरेबिया है, और ये कुवैत, ये सारा पर्शियन गल्फ हो गया। ठीक हो गया। उसके बाद जनाब
हम यहाँ पे आ गए। यहाँ पे ये और एक चीज नोट करें, यहाँ पे एक और सी है, एक और छोटा सा सी है, जो किसके दरमियान है, जो इसराइल और जॉर्डन के दरमियान में है। इसराइल और जॉर्डन के दरमियान में। अब तो देखें, अब यहाँ पे इसको ना मैं आपके सामने दूसरा मैप लेकर आता हूँ, वो आपको ज्यादा क्लियर होगा। आप यहाँ पे नोट कर लें, इसराइल और जॉर्डन के दरमियान में एक सी है जिसका नाम है डेड सी। नोट कर लें इस बात को, फिर दूसरे मैप पे चलते हैं। उसका नाम है डेड सी। इसको नोट करें ना, फिर मैं दूसरा मैप खोलता हूँ, यहाँ पे इतना ज्यादा वो क्लियर नहीं है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, जरा मुझे ये बता दें, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, आप बताइएगा, ये जितनी बातें आपको बताइए आपने सब नोट कर ली हैं? कोई बात इसमें समझ ना आई हो तो पूछें। चलिए इसको एक तो मुकम्मल करने देना, फिर एंड पे पूछिएगा। मैं दूसरा मैप खोलता हूँ। एक मिनट होल्ड करें, मैं जरा इसको ना दूसरा मैप आपके सामने खोलता हूँ ताकि क्लियर हो चीजें ज्यादा। बैठ। अच्छा जी, दूसरा प्यारा सा मैप, मैप किधर गया? एक मिनट होल्ड करें, लेट मी सी वेयर इट इज। आई थिंक सो, ये बेहतर है। ये बेहतर है। अच्छा जी, अब जरा मुझे बताइए कि आपको स्क्रीन शो हो रही है या नहीं हो रही? हाँ जी। स्क्रीन विजिबल है सबको? ठीक है, ठीक है, ठीक है, जरा। लेकिन आज माशाल्लाह एक्टिव हैं आप सब। लेकिन कल वाली डांट का फायदा हो गया है ना? सारे आप कहते हैं डांट पड़नी चाहिए। जॉर्डन को क्या कहते होंगे, लबनान कहते हैं? हाँ, नहीं नहीं, वो कहते हैं उर्दन, उर्दन। लबनान तो अलग है ना, वो अलग है। उर्दन सही बताया हसीब ने, उर्दन कहते हैं। आप कोई उसको उसको अंग्रेजी में याद करें, आपने कौन सा उर्दू में वहां पे करना है। अच्छा देखें जी, तो हम जनाब ये पहुंच गए थे, आपको यहाँ ये बता रहा था आपको, टर्की है, फिर सीरिया, इराक, ये सारे कवर हो गए। अब इसमें जो और बातें हैं एक दफ़ा मैं आपको बता देता हूँ, फिर इसकी जो अहम छोटी मोटी चीज़ें होंगी ना वो फिर साथ होती रहेंगी। तो ये आपको बताया था कि ये जो है ना, ये सारा, ये बे ऑफ बंगाल है, ये अरेबियन सी है, और ये सारा जो है ना, ये सारा, अब ये देखें ना, ये अरब है ना, ये सारा अरब्स है। ये सारे का सारा, ये जितना भी है, ये पेनिनसुला है, ये सारा जो मैं बना रहा हूँ, इस पेनिनसुला का नाम है, क्या नाम है इसका? अरेबियन पेनिनसुला। और ये सबसे बड़ा पेनिनसुला है। उसके बाद जनाब जो अहम बात नोट करने वाली वो देखिए, ये जो इंडोनेशिया है, जरा आप देखें ना, इंडोनेशिया यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, इतने ज्यादा यहाँ पे आइलैंड्स हैं। ठीक है। तो दुनिया में सबसे ज्यादा आइलैंड्स अगर किसी कंट्री के है ना, तो दैट इज इंडोनेशिया। ठीक है ना। इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा आइलैंड्स हैं, तो इसी वजह से इंडोनेशिया को आर्किपेलागो कहते हैं। आर्किपेलागो। नोट कर लें जी, आर्किपेलागो इसकी, ये मैंने आपको उसमें जब टर्म्स बताई थी ना, तो उसमें बताया था आर्किपेलागो। ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा आर्किपेलागो कौन सा है? इंडोनेशिया।
नोट करें जी, नोट कर लिया। अब आप कहेंगे कि सर इंडोनेशिया में कितने तकरीबन वो हमारे पास आइलैंड्स हैं। तो इसको याद रखिएगा, ये अक्सर ये किसी पेपर में सवाल भी आया हुआ था, हालांकि ये देना नहीं चाहिए उनको, कि कितने आइलैंड्स हैं। तो तकरीबन 17,000 आइलैंड्स हैं, 17,000 आइलैंड्स हैं इंडोनेशिया के अंदर, 17,000 आइलैंड्स हैं इसके अंदर। ठीक हो गया। अब ये बात आपने नोट कर ली। उसके बाद ये देखें, इंडोनेशिया है और यहाँ पे मलेशिया है, इनके दरमियान में ये पतला सा रास्ता है। ठीक है, जहाँ पे एक लैंड बॉडी हो, दूसरी लैंड बॉडी हो, और पानी का हल्का सा रास्ता हो, उसको स्ट्रेट कहते हैं। और ये बड़ी मशहूर स्ट्रेट है, इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ मलाका। नोट करें जी, स्ट्रेट ऑफ मलाका एक ऐसी स्ट्रेट है जो कि मलेशिया और इंडोनेशिया के दरमियान में है। नोट करें जी। एक स्ट्रेट जो कि इंडोनेशिया और मलेशिया के दरमियान में, वो कौन सी है? स्ट्रेट ऑफ मलाका। नोट कर लिया आपने? ठीक हो गया। इसके बाद जो आपको बताना है, अब ये जो स्ट्रेट है, ये जो आपको बताइए पर्शियन गल्फ है ना सारा। अब ये पर्शियन गल्फ है, और यहाँ से जो ये स्ट्रेट है, इस ये भी एक स्ट्रेट है। कैसे? यहाँ लैंड बॉडी है, लैंड बॉडी है, हल्का सा पानी का रास्ता है। तो ये जो स्ट्रेट है इसका नाम है, लिखें जी, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, HARMUZ, हार्मूज, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, जो किसके दरमियान में है? जो कि ईरान और ओमान के दरमियान में है, या इसमें UAE भी आ जाता है। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज है जिस, और ये फिर आगे जाके पर्शियन गल्फ है ये सारा। ठीक हो गया, इसको नोट करें। उसके बाद ये जिस तरह एक स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ मलाका यहाँ बताई, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हार्मूज बताई, ये भी तो एक स्ट्रेट है ना, इसका नाम नोट करें। इस स्ट्रेट का नाम है स्ट्रेट ऑफ बाबुल मंदूब। नोट करें जी, बाबुल मंदूब, BAB, आगे फिर वो डैश लगाएं, आगे UL उल, मंदूब MANDOOB, बाबुल मंदूब। नोट करें जी, बाबुल मंदूब। ये बाबुल मंदूब है यहाँ पे। और ये जो जगह है ये भी एक तरह की गल्फ है ना, जिस तरह ये पर्शियन गल्फ है। इस गल्फ का नाम है, ये जो जगह है इस गल्फ का नाम है गल्फ ऑफ एडन। नोट करें, ये गल्फ, यहाँ भी एक गल्फ है। तो ये कौन सी गल्फ है? गल्फ ऑफ एडन, ये वाली, जो ईरान, यमन और ये कौन सा सोमालिया कंट्री है ना, इनके दरमियान में है, और डिजिबुटी। ये गल्फ ऑफ एडन है, ये गल्फ ऑफ एडन है, ये पर्शियन गल्फ है। यहाँ पे जो स्ट्रेट है दैट स्ट्रेट ऑफ हार्मूज है, और यहाँ पे जो स्ट्रेट है इसका नाम स्ट्रेट बाबुल मंदूब है। ठीक हो गया। उसके बाद जब ये स्ट्रेट में से आगे हम चले जाते हैं, ये जो आपको सी नजर आ रहा है ना, ये छोटा सा जो आपके सामने ये एक सी है, इसका नाम है रेड सी। इसका नाम है रेड सी, जहां पे मैं ऐसे कर्सर घुमा रहा हूं, इसका नाम है रेड सी। और रेड सी जो है, और ये जो इसके आगे सी है, ये भी एक सी है, इसके आगे फिर यूरोप शुरू हो जाता है। इस सी का नाम है मेडिटेरियन सी। नोट करें जी, इस सी का नाम है मेडिटेरियन सी, और इस सी का नाम है रेड सी। और इन दोनों को मिलाने वाली एक नहर है, बड़ी मशहूर नहर है, उसका नाम है सुइज कैनाल। SUEZ, सुइज कैनाल। Suez Canal is the canal that connects Mediterranean Sea with Red Sea. It joins Red Sea with Mediterranean Sea. Note करें जी। And Mediterranean Sea is the sea that lies between European continent and African continent. ठीक हो गया जी, ये बात नोट कर लें। उसके बाद मैं आपको ये पहले बता चुका हूं कि ये है आपका
कैस्पियन सी और कैस्पियन के साथ के जो कंट्रीज हैं दैट आर तारिक, और कैस्पियन सी के बाद हम टर्की है, टर्की के ऊपर जो सी है इसका नाम क्या है? ब्लैक सी। ब्लैक सी, ब्लैक सी के हवाले से एक बात आपको और बतानी है, वो मैं आपको भी बताता हूँ। उसके बाद ये आपको बता दिया, ये सारा कुछ करते कराते। अच्छा, मलेशिया का बता दिया, स्टेट ऑफ मलाका हो गई, यहाँ पे फिलीपींस हो गए, और देखता हूँ कौन सी चीज़ है। एक मिनट, जरा क्वेश्चन बाद में कीजिएगा, जरा मुझे चीज़ों को वाइंड अप करने दें, फिर इसको जरा वाइंड अप कर लेना, फिर समझ में आ जाएगी। और जिसमें जो बात बताने वाली है वो जरा मैं चेक कर लूँ। और कौन सी बात आपको बतानी चाहिए इसमें? ये तो आपने नोट कर लिया। हाँ, ये एक और भी नोट कर लें कि ये जो टर्की है ना, टर्की, टर्की के साथ यहाँ पे एक और भी कंट्री है, ये छोटा सा नन्ना मुन्ना चुन्नू मुन्नू, इसका नाम है साइप्रस आइलैंड। साइप्रस आइलैंड, ठीक है। कब इसको अंग्रेज उर्दू में कहते हैं कब्रस का जजीरा। जिसने इस्लामिक हिस्ट्री और कॉन्क्वेस्ट को पढ़ा है उसमें हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कब्रस कैसे फतह होता है, कौन फतह करता है। ठीक है, साइप्रस आइलैंड। और ये किसके साथ है? टर्की के साथ। ठीक हो गया जी। उसके बाद जो अहम बात आपको नोट करने वाली है, वो ये है कि ये जो यूरोप है ना, ये आपका यहाँ पे ये रशिया है। रशिया की यहाँ पे माउंटेन्स हैं, बहुत बड़ी माउंटेन्स हैं, जो कि रशिया को यूरोप के साथ अलग करती हैं, या आप कह सकते हैं एशिया और यूरोप को सेपरेट करती हैं। यहाँ पे एक बड़ी माउंटेन्स हैं जिनका नाम नोट करें, उनका नाम है यूरल माउंटेन्स। URAL, यूरल माउंटेन्स, नोट करें। यूरल माउंटेन्स आर द माउंटेन्स ranges that separates Asia to यूरोप, या रशिया टू यूरोप, एक ही बात है। ठीक हो गया। उसके बाद जनाब एक और बात नोट कर लें। अब यहाँ पे ये जो इजिप्ट है ना, ये इसके अंदर भी है, आपका अफ्रीका के अंदर भी है, और इसका ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला छोटा सा, अगर आपको नजर आ रहा हो, मैं थोड़ा इसको जूम इन करता हूँ। ये इजिप्ट का ये वाला जो हिस्सा है इसका नाम है सिनाई पेनिनसुला। सिनाई पेनिनसुला ये किसके अंदर आता है? ये जाता है जनाब एशिया के अंदर। इजिप्ट का ये वाला हिस्सा जो कि सिनाई पेनिनसुला है, जो कि सुइस कैनाल के साथ है, यहाँ पे सुइस कैनाल है, तो ये एशिया में आता है, ये भी नोट कर लें। और इजिप्ट भी ट्रांस कंटिनेंटल कंट्री है, जस्ट लाइक टर्की। ठीक हो गया। और जी जो आपको बताने वाली इसमें बात है, ये आपको बता चुका हूँ कि ये वाला येलो सी है, जो कि नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और चाइना के साथ है। और जो आपको बताना है, इसमें और कौन सी चीज़ बताने वाली है आपको? गल्फ ऑफ एडन आपको बता दिया, मेडिटेरियन सी हो गया, पर्शियन, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, एक और बात नोट कर लें कि जिसने आपको बताया था ना कि एशिया का सबसे बड़ा कंट्री एरिया वाइज वो रशिया है, ठीक है। और बड़ा आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा जो कंट्री है वो चाइना है। इसी तरह सिटी के हवाले से देख लें, ठीक है। एरिया के हवाले से सबसे जो बड़ा शहर है वो बीजिंग है। चाइना का जो कैपिटल बीजिंग है वो एरिया वाइज एशिया का सबसे बड़ा शहर है। नोट कर लें, बीजिंग इज द लार्जेस्ट सिटी इन टर्म्स ऑफ एरिया ऑफ एशिया। और आबादी के लिहाज से सबसे जो बड़ा शहर है एशिया का, वो जापान का कैपिटल है जिसका नाम है टोक्यो। उसका नाम है टोक्यो, और उसका पुराना नाम था क्योटो। टोक्यो कैसे लिखते हैं? TOKYO, टोक्यो। और पुराना नाम था क्योटो, KYOTO, क्योटो। ये भी किसी पेपर में आया हुआ है कि जापान का पुराना नाम क्या है। उसके बाद जनाब
जो चीज़ इसमें नोट करने वाली है, और हाँ ये चाइना के साथ यहाँ पे है, एक प्लेटो है जिसको तिब्बत प्लेटो कहते हैं, और वो दुनिया का सबसे हाईएस्ट प्लेटो है, ये आपको मैं पिछले क्लास में बता चुका हूँ। हाईएस्ट प्लेटो दुनिया का, वो भी चाइना के अंदर है, यानी कि एशिया के अंदर है। उसका नाम क्या है? तिब्बत प्लेटो। उसके बाद जो बात आपको और बताने वाली है एशिया के हवाले से, हम्म, बस आई थिंक यही है चीजें। ये कैस्पियन सी है, हाँ ये नाम को तो कैस्पियन सी है, लेकिन ये बात याद रखिएगा, वर्ल्ड जो सबसे बड़ी लेक है ना, तो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी लेक, वो कोई लेक होनी चाहिए ना, लेकिन वो भी इसी, ये जो कैस्पियन सी है इसी को लेक ही कंसिडर किया जाता है। और कहते हैं कि वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक जो है ना, वो कैस्पियन सी है। ये बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन ऐसा ही है। कैस्पियन सी को लेक तस्वर भी किया जाता है, सी भी तस्वर किया जाता है। नाम से तो वो सी है, लेकिन जब लार्जेस्ट लेक का नाम लिया जाता है तो कैस्पियन सी सबसे बड़ी लेक है। नोट कर लें। ठीक हो गया? और ये बात भी नोट हो गई। और क्या चीज़ रह गई इसमें? ये हो गया है, वियतनाम हो गया, थाईलैंड हो गया, बर्मा शर्मा, उसके बाद ये मलेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया। अब ये पापा न्यू गिनिया भी एशिया के अंदर है, और पापा न्यू गिनिया किसी जमाने में इंडोनेशिया का पार्ट था, फिर ये अलग हो गया पापा न्यू गिनिया। ठीक है ना? ये एशिया में नहीं आता, हाँ ये इसमें आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया में आता है, ये इसमें नहीं आता। उसके बाद आई थिंक सो यही चीजें हैं जो एशिया के हवाले से आपको पता होनी चाहिए। हाँ जी, अब मैं मजीद कोई बात मेरे जहन में आई तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो ये है एशिया, आप सबके लिए बहुत सारी मालूमात से भरा हुआ कंटिनेंट। अब किसी का कोई सवाल है, कोई चीज समझ में नहीं आई, तो वो मुझसे पूछ सकता है। ठीक हो, मैं ब्लैक सी का बताता हूँ। बाकी जी किसी का कोई सवाल? अ, जी सर। हाँ जी जी, पूछे पूछे। सर ये जो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज है इसका आपने बताया ये ईरान ओमान और यूएई के दरमियान में है, और जो स्ट्रेट ऑफ बाबुल मंदूब है ये किन ममालिक के दरमियान में है? अब देखें, ये स्ट्रेट ऑफ हार्मूज है यहाँ पे, तो ये देखना है यमन है, और उसके साथ क्या आ जाता है, सोमालिया आ जाता है, या ये आ जाता है अब इसमें इथोपिया भी आ जाता है, तो इसको चेक करना चाहिए वैसे एग्जैक्ट क्या है। यमन के साथ एक कंट्री होगा, या इथोपिया इसको कंसिडर करेंगे, या ये डिजिब्यूटी होगा। ये बाबुल इसको मंदूब। देख लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, ये बाबुल मंदूब है ना ये। ठीक है। और ठीक ये जो ठीक रेड हो गया सी ना? है ये सऊदी अरब और ये रेड सी, किन ममालिक में? सऊदी अरब, इजिप्ट और ये सूडान। देखे ना, ये जो रेड सी है ये दो कंटिनेंट्स को, यानी अफ्रीका को एशिया से अलग करता है, या अफ्रीका को मिडल ईस्ट से अलग करता है। देखे ना, ये दोनों के दरमियान में है ना। अलग करता है इनको, हाँ अलग जी, करता है। समझ रही बात की? ठीक है। और ये जो है टोक्यो, हाँ आपने बताया कि जो चाइना का जो सिटी है कैपिटल बीजिंग जो उसका कैपिटल है वो लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ एरिया। और फिर आपने बताया जो जापान का है टोक्यो, वो लार्जेस्ट है, वो बाय पॉपुलेशन है या एरिया है? वो दूसरा होगा ना, वो जो आबादी के लिहाज से है टोक्यो। बाय पॉपुलेशन। हाँ जी, एरिया वाइज बीजिंग है। ठीक। और कोई सवाल? और ब्लैक सी का बताता हूँ, और किसी का कोई सवाल है तो मुझे वॉइस में पूछ लें। सर ये टोक्यो का ओल्ड नेम क्या बताया था आपने सर? क्योटो, क्योटो, के वाई ओ टी ओ, इस तरह कुछ नाम है। क्योटो, क्योटो, ये भी सवाल है पीपीएससी का। हाँ जी, ये अलिशा पूछें आप। अलिशा वॉइस में पूछें, वैसे मुझे नहीं समझ आती है चैट की। अलिशा रमजान वॉइस में पूछें। हाँ सर, हम नॉर्थ अमेरिका पढ़ रहे थे तो आपने कहा था कि जो लेक सुपीरियर है ना,
वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट लेक है। तो आज मीन ये जो आपने कहा है कि ये जो है ना, इसको वर्ल्ड लार्जेस्ट, कैस्पियन सी को वर्ल्ड लार्जेस्ट से लेक कंसीडर किया जाता है, तो फिर इनमें क्या डिफरेंस होगा? नहीं, नोट करें ना, वो मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक फ्रेश वाटर, ये आपने नोट नहीं की थी बात। अच्छा, वो वर्ल्ड मतलब फ्रेश वाटर के लिहाज से। हाँ जी, ये फ्रेश वाटर नहीं है, ये बड़ा सलाइन वाटर है इधर कैस्पियन सी में। ठीक है सर, शुक्रिया। जी जी, ये छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन एमसीक्यू वाले इन्हीं में ही तो घुमा के बैठे होते हैं आपको। सर वो चाइना अच्छा जी, का ये, जी जी, ये पॉइंट बताया था तिब्बत वाला, सर वो क्या नाम था उसका सर? जी जी, मैंने आपको बताया वो प्लेटो, हाईएस्ट प्लेटो है ना जो दुनिया का, वो तिब्बतन प्लेटो है, और वो जनाब यहाँ पे है, ये चाइना पड़ा है ना, इस जगह पे है ये, पाकिस्तान के ऊपर थोड़ा सा भी है ना तिब्बत, जहाँ से ये इंडस रिवर भी तिब्बत तिब्बत प्लेटो प्लेटो से ही असल में आता है ना। तो ये यहाँ पे हाईएस्ट प्लेटो है ये। और दूसरा जो सेकंड हाईएस्ट है वो बोलिवियन था, जो कल हमने डिस्कस किया था। सर ये जो साइप्रस आइलैंड है, ये टर्की की ही उसमें है, अंडर है या अलग से है? नहीं नहीं, साइप्रस अलग कंट्री है ना। अलग कंट्री है, टर्की के अंडर नहीं है ये? ये ये असल में ना, ये एक इशू इनका चल रहा है टर्की का और ग्रीस का, आगे ये कंट्री है ग्रीस। ये ग्रीस यस। कहता है ये मेरा है, ये टर्की कहता है ये मेरा, इनके दरम्यान में ये डिस्प्यूटेड है। अब इसकी अटोनमी किस हद तक है, ये देखने वाली बात है। कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जिनका स्टेटस क्लियर नहीं है, इसी वजह से अगर आप इसके जो दुनिया के कंटिनेंट्स के नंबर देखेंगे ना, तो आपको चेंज मिलते हैं, कहीं पे आपको इवन के इसमें एशिया के 49 कंट्रीज होंगे, कहीं पे 50 भी लिखा होगा। तो वो ऑटोनॉमी की बात होती है कि कुछ को वो कंट्री शामिल कर लेते हैं, कोई नहीं मानते। जिस तरह पैलेस्टाइन को पाकिस्तान अलग कंट्री मानता है, दुनिया नहीं मानती। इसी तरह ताइवान को हम अलग कंट्री नहीं मानते, दुनिया के कई लोग कंट्रीज हैं वो मानते हैं। इस वजह से नंबर वेरी करता है। ठीक। क्लियर हुई बात आपको? जी सर। जी, ये जिशान ने लिखा है डीपेस्ट लेक लेक बेकल है जो रशिया में है। हाँ जी बिल्कुल, ये भी है। ये हम जब ये भी नोट कर लें बात, कि जो डीपेस्ट लेक, गहरी तरीन लेक है, वो लेक बेकल है, और वो रशिया में है। इसी तरह दुनिया की साल्टीएस्ट जो लेक है ना, साल्टीएस्ट लेक, वो उसका नाम लेक असल है, यानी वो असल झील है, ASSAL, लेक असल, वो साल्टियस लेक है। तो इसी तरह के कुछ ना फर्स्ट लार्जेस्ट ये वो, तो इस तरह के सवालात होते हैं। तो आप इनको जब बारहा पढ़ेंगे तो ये याद हो जाते हैं फिर। सर ठीक है। ये ऐसा लेक हाँ जी, किस हवाले से लार्जेस्ट है? साल्टिएस्ट है, साल्टिएस्ट है। अच्छा अच्छा, साल्टीस्ट। साल्टिएस्ट मतलब क्या होता है, उसको अब क्या कहते हैं वो, वो नमकीन खारा नमकीन, पानी। नमकीन तरीन। हाँ, हाँ खारे जी, पानी खारा वाला। खारा। अब ये किसी ने शेयर किया ना, लार्जेस्ट, हाँ जी नमकीन तरीन, बिल्कुल सही बताया है। ये हाईएस्ट, ये उन्होंने शेयर कर दिया ना, ये नोट कर लें सारे, कि फ्रेश वाटर लेक सुपीरियर है, जो कि बॉर्डर कनाडा और यूएसए के दरमियान में है। हाईएस्ट नेविगेबल लेक जो हाइट के हवाले से वो टिटिकाका बोलिविया में है। और उसके बाद लेक लार्जेस्ट लेक कैस्पियन सी है, ठीक है। और वो तारिक की ट्रिक से आप उसको याद कर सकते हैं। डीपेस्ट लेक बेकल है, और ये साइबेरिया और वो उसकी तरफ है, तो बेहतरीन लिखा है। ठीक है, तो इसी तरह ये देखें, नोट कर रहे हैं ना, इसी तरह सारे नोट करें चीज़ों को, जिस तरह सी ने भी नोट करके भेजा है। इसको नोट कर लें, फिर इसको बार बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। हाँ जी, और ये पूछा था, इसमें एक बच्चे ने पूछा था अभी कि ये जो है ना ब्लैक सी बताएं, तो मैं आपको बताऊं ये है कैस्पियन सी। कैस्पियन सी के बाद ये टर्की के ऊपर ये वाला ब्लैक सी है। ब्लैक सी जिस तरह ये इसके जो कंट्रीज इसके साथ सराउंड करते हैं ना, उनको हमने तारिक के फार्मूले से याद किया था, तारिक। तो इनको आप याद कर सकते हैं, एक लिख लें ऊपर, इसको आप याद कर सकते हैं बर्गर टी के नाम से। बर्गर टी, अभी जरा देखिएगा, टी से बन गया टर्की, बर्गर से, बी से बल्गेरिया, यू से यूक्रेन, आर से रोमानिया। ये हम यूरोप पढ़ेंगे तो फिर आपको कंट्रीज के नाम आ जाएंगे। उसके बाद जी से जॉर्जिया, ठीक है।
आर, उसके बाद बर्गर क्या होता है, एंड पे आर होता है, तो आर पे फिर रोमानिया। रोमानिया और रशिया भी है, रशिया भी है, दो आर है ना। ठीक है, तो आप इसको बर्गर टी के नाम से याद रखें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ब्लैक सी के जो सराउंडिंग कंट्रीज हैं वो बर्गर टी हैं, जिस तरह कैस्पियन सी के सराउंडिंग कंट्रीज तारिक है। ठीक है, तो इसको इतना ही आपको याद होना चाहिए। हाँ जी, और किसी का कोई सवाल पूछें जी? कुछ समझ में आई है एशिया की, या घूम गए हैं सारे? सर वो एक और बड़ी मशहूर सी स्ट्रेट थी, स्ट्रेट ऑफ जब्राल्टर की, जब्राल्टर, वो कहाँ पे थी? और वो अभी आपको नहीं बताएंगे। अच्छा। देखें ना, कुछ कुछ चीजें हाँ, सरप्राइज में रखनी चाहिए ना, फिर अगर सारी बातें बता दें तो यूरोप, फिर मजा ना आया कि सारी। यूरोप में, यूरोप में, ठीक है, हाँ जी, तो ड्रामा भी चल रहा है ना, आखिरी किस्त तो नहीं आज। ठीक सर। हाँ जी, किसी का कोई सवाल, कुछ समझ में आई है या नहीं समझ में आई? देखें आप देखें, फीस दे दे रहे हैं माशाल्लाह, हो रहा, पूरी दुनिया आपको घुमा रहे हैं, आप कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, मौज नहीं कर रहे अब सारे? सर एक्सक्यूज मी। जी जी। सर इजिप्ट का तो बता दें कि वो ट्रांस कॉन्टिनेंटल है, तो किन किन कंट्रीज में कंसिडर किया जाता है उसमें, कॉन्टिनेंट्स में? देखें ना, ये इजिप्ट है, इजिप्ट ये अफ्रीका है, अफ्रीका और एशिया के दरमियान में। ठीक हो गया? आई समझ या नहीं समझ में आई? सर नहीं आई। अच्छा देखें, ये इजिप्ट है ना, ये सारा है अफ्रीका, अफ्रीका कंटिनेंट का हिस्सा है, बिल्कुल है। इसका ये वाला एक छोटा सा हिस्सा, ये टिंडा सा बैठा हुआ है यहाँ पे, ये है आपका एशिया के अंदर, और ये छोटा सा टिंडा है, इसको कहते हैं सिनाई पेनिनसुला, और ये आता है आपके एशिया में। यानी कि आपका जो सवाल था, इजिप्ट अफ्रीका और एशिया के दरमियान में लाया करता है, तो इसको इस वजह से ट्रांस कंटिनेंट कहते हैं। आई समझ अब आपको? जी सर। सर एक और क्वेश्चन ठीक था, है। बीजिंग जो है वो किसका कैपिटल है? बीजिंग चाइना का कैपिटल है। चाइना का। और ये भी नोट कर लें कि बीजिंग का पुराना पुराना नाम पैकिंग है, पैकिंग, PAKING, ये भी किसी पेपर में आया हुआ था। बीजिंग का पुराना नाम पैकिंग है, PEKING। अच्छा जी, और जी किसी का कोई सवाल? हाँ, ये बर्गर टी की समझ नहीं आ रही, मैं बता देता हूँ। ये है आपका कैस्पियन सी, और ये आपका है ब्लैक सी। ब्लैक सी के साथ जो कंट्रीज है ना, वो आपको मैंने कहा इसके जो सराउंडिंग है ना, उनको आप याद रख लें। बर्गर टी, पहले टी को लें, टी से टर्की, बर्गर बी, बी से यहाँ पे बल्गेरिया है, बल्गेरिया कंट्री है। उसके बाद यू है, यू से क्या बनेगा, यूक्रेन। ये इसके साथ टकरा रहा है ना, ये इसके साथ टकरा रहा है ना। उसके बाद बर्गर के आर होता है ना, आर रोमानिया, गर, जी से जॉर्जिया, यहाँ पे जॉर्जिया है। ठीक है, जॉर्जिया है ये वाला कंट्री। बर्गर आर, फिर आर दोबारा आर क्या है, रशिया है। तो आई समझ, बर्गर टी, ये सारे इसके साथ इसके सराउंडिंग कंट्रीज हैं। तो आप देख लें कितने बनते हैं, जिस तरह कैस्पियन के साथ तारिक थे। तो ये सवाल याद रखिएगा, ये पेपर में आता है, किस कहाँ कौन सा साथ टकराता है, ये नहीं करता। हाँ जी, और किसी का कोई सवाल? सर नोट किया है, प्लीज एक दफा मैं बता देता हूँ, कर्सर रख के बता देता हूँ। ये नोट करें, रबानी अभी नोट कीजिएगा। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। अच्छा देखें जी, इन्होंने कहा है कि जी एक दफा कर्सर रख के बता दें। मैंने आपको बताया, इंडोनेशिया और मलेशिया के दरमियान में ये वाली जो स्ट्रेट है, दैट इज स्ट्रेट ऑफ मलाका। ठीक हो गया? उसके बाद फिर आपको बताया मैंने कि ये जो, ये इसके बाद ये गल्फ है। गल्फ क्या होता है, तीन तरफ लैंड हो, ये लैंड हो, छोटा सा पानी का रास्ता हो, उसको गल्फ कहते हैं। ये पर्शियन गल्फ है, पर्शियन गल्फ है। और ये जो पानी ऐसे जा रहा है, दो लैंड बोर्डेज के दरमियान में जो पानी ऐसे छोटी सी पट्टी में जा रहा है, इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज। ये है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज। उसके बाद ये कौन सा गल्फ है जी? ये गल्फ है आपका गल्फ ऑफ एडन,
और ये जो पानी ऐसे छोटी सी पट्टी में जा रहा है, इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ बाबुल मंदूब। स्ट्रेट ऑफ बाबुल मंदूब से अब आगे आते हैं तो ये है रेड सी। रेड सी के बाद ये है इसके आगे जो अफ्रीका और यूरोप के दरमियान में जो सी है, ये है मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी और रेड सी को जो मिलाने वाली कैनाल है उसका नाम है सुइज कैनाल। उसके बाद ये है जनाब कैस्पियन सी। इसके साथ मिलने वाले जो कंट्रीज हैं वो है तारिक। उसके बाद ये है जनाब, तारिक बता चुका हूँ, टी से क्या बनेगा, सारे निकाल लेंगे आप। ठीक है, तुर्कमानिस्तान। तुर्कमानिस्तान के बाद ए से, ठीक है, ए से क्या बनेगा, आजरबईजान। आजरबईजान, आर से रशिया, आई से ईरान, के से काजाकिस्तान। तारिक बन गया। उसके बाद ये है ब्लैक सी, जो कि टर्की के ऊपर है। ब्लैक सी के साथ बर्गर टी वो बता चुका हूँ। उसके बाद जनाब बताया आपको कि ये जो सी है, ठीक है, ये जो एक वो है, क्या बताया था आपको, ये पेनिनसुला, ये असल में यहाँ पे रेड येलो सी है, ठीक है ना, येलो सी है यहाँ पे। उसके बाद ये जनाब चाइना के ईस्ट की तरफ ईस्ट चाइना सी है, यहाँ पे साउथ में साउथ चाइना सी है। उसके बाद जनी और स्ट्रेट, और जनाब इसमें और जो स्टेट्स है, हाँ यहाँ पे एक और भी नोट कर लें, इंडिया और श्रीलंका के दरमियान में ये जो छोटा सा रास्ता है ना, इसको भी नोट कर लें। इसका नाम है पाक स्ट्रेट, PALK, पाक स्ट्रेट। अभी आप ज्यादा सवाल पूछेंगे ना तो फिर मैं भी ऐसे पढ़ाता जाऊंगा, फिर आप मौज करेंगे अपना। पाक स्ट्रेट लिख लें जी। इंडिया और जो श्रीलंका को अलग करती है, दैट द वे द स्ट्रेट नोन एज पाक स्ट्रेट। ठीक हो गया। इसके बाद आपको ये बता दिया सारा, आई थिंक सो कि चीज़ें बता दी। अब इसके जापान के साथ यहाँ पे सी ऑफ जापान है। बाकी छोटी मोटी चीज़ें होंगी तो वो इंशाल्लाह सामने आती रहेंगी, बता आपको चलता जाएगा। हाँ जी रबानी, अब आपको समझ में आई है? ठीक है। और जी किसी का कोई सवाल? बताएं जी, कोई सवाल है तो बताएं, पूछें। हाँ जी। थक गए हैं लगता है एशिया पढ़ के। अच्छा, अगर कोई सवाल नहीं है तो आप ये तो बता दें कि आपको क्लियर है, ताकि मुझे पता चल जाए। तो आज हमने एशिया का जो कंटिनेंट है वो कवर कर लिया है। जी मैं चेक करूंगा, अगर कोई मिला तो मैं शेयर कर दूंगा जिसके अंदर गल्फ और स्टेट का नाम मेंशन। मैं चेक करूंगा ना, शेयर कर दूंगा। हाँ जी, एट द स्पॉट समझ में आ गई। फिर इसको आप अपने रूम में लगाएं ना उसको, मैप को, और फिर बार बार इसको देखें, बार बार। और एक एक ना रजाई बनवा लें, या एक वो नीचे डालने वाला जो क्या होती है वो बनवा लें, और उसके ऊपर सोया करें, मैप के ऊपर ऊपर भी मैप उड़ा करें। इसको कहते हैं ना ओढ़ना बिछोना मैप बना ले, तो फिर याद होगा ये। सुबह शाम मैप को देखें बस। जिस तरह रोजाना नहीं वो लोगों ने बुजुर्गों की तस्वीर अपने रूम में रखी होती, दादे की, मामे की, या कायद आजम की, किसी की, आप अपने रूम में मैप लगा लें और सुबह शाम उसको देखें, उसको देखें, उसको पढ़ें, उसको पढ़ाएं। हाँ जी, ड्रेस बनवा लें, लेकिन ख्याल कीजिएगा कि कंट्रीज का नाम उसमें अरेबिक में ना लिखे हों। नहीं तो फिर आपको पता है यहाँ पे पाकिस्तान का वो बेचारी खातून लाहौर में उसके साथ जो हुआ है। ठीक है ना। हाँ, सूट वाली भी अच्छी बात है। खवातीन को तो सूट्स का ज्यादा पता होता है, एक मैप वाला सूट बनवा लें, उसको फिर बार बार देखेंगे और उसको जनाब आपको याद हो जाएगा। जी, गल्फ ऑफ एडन, ADEN, एडन।
हाँ जी, सबको क्लियर हो गया। बाकी ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह क्लियर होती जाएंगी। आपने परेशान नहीं होना और घबराना भी नहीं है, ठीक है। और खुद बहुत चीज़ें इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएगी। तो मैं इसको जी समराइज करता हूँ बात को, कि हमने आज एशिया पढ़ लिया है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका हमने पढ़ लिया है, अंटार्कटिका पढ़ लिया है, ऑस्ट्रेलिया पढ़ लिया। हमारे दो कंटिनेंट रह गए, एक अफ्रीका और एक यूरोप। इंशाल्लाह हम कमिंग क्लासेस में, एक दो क्लासेस में वो कवर करेंगे। और उसके बाद पाकिस्तान का जो मैप है हम उसको इंशाल्लाह इन डेप्थ देखेंगे। और इसके साथ हमारी जो ज्योग्राफी है वो मुकम्मल हो जाएगी। तो ज्योग्राफी का जो कमरा है वो काफ़ी हद तक तैयार हो गया है। तो इस पे छत जब आएगी, जब हम पाकिस्तान की ज्योग्राफी को करेंगे। बाकी आज हमारी तीन चार दीवारें खड़ी हो गई हैं, और हमने नीचे भी डीपीसी और नीचे जो फर्श है वो भी बना लिया है। बिल्कुल मुश्किल होगा, मंडे को इनका टेस्ट होगा और तैयार होके आइएगा। और जो छुट्टियां करते हैं ना, ये काम ना कीजिए। मंडे को क्यों नहीं आते आप सब? जी कोई मसला नहीं, चीजें अभी नई नई है ना, ऐसा ऐसा क्लियर हो जाएंगी, परेशान ना हो पानी आप। जी कंटिनेंट्स टेक्टोनिक टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, उनके हिसाब से डिजाइन किए गए हैं। ठीक है, दुनिया में जो है ना वो 7 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, और उसी हिसाब से ही कंटिनेंट्स को डिजाइन किया गया है। इतना ज्यादा आप सर्च ना करें नईम, ठीक है ना। वो बहुत ज्यादा अंदर डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, चीजें क्लियर हो रही हैं? किसी का कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन तैयारी के हवाले से कोई सवाल तो पूछें। खामोश, बिल्कुल खामोश, पता नहीं क्यों। हसीब जरा ना इनको वॉइस में बताएं ना, कि क्विज की कितनी अहमियत है, और जरा इनको वॉइस में बताएं। ये आपके क्लास फेलो जो है ना बिल्कुल निकम्मे हैं ज्यादातर। हसीब जरा बताओ इनको सब। जी सर, मैं यही कह रहा था कि जिस तरह जो क्लास में नहीं आते, बेशक उनको चीज़ें क्लियर नहीं होती, वो इस डर से नहीं आते कि शायद हमसे सर पूछेगा, मैं नहीं आएगा तो हम शर्मिंदा होंगे। ये ऐसी बात नहीं है, वो क्लास में आए, डिस्कशन को सुने और पॉइंट्स उनको लिखते जाएं। बेशक वो क्विज ना दे, अगर उनका दिल नहीं कर रहा, जो आते ही नहीं क्लास में, उनको कम से कम ये तो करना चाहिए कि क्लास पे आना चाहिए डिस्कशन में, क्योंकि इसमें नए पॉइंट्स हमारे क्लियर होते हैं, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है, और ये भी पता चलता है कि किस तरह इंटरव्यू में हमने आंसर देना है एक दूसरे के तरीका देखकर। तो कभी हसीब आपको इधर क्विज की क्लास में डंडे या जूते पड़े हैं? नहीं सर, ऐसे तो कोई बात नहीं, जो भी है सीखा है सर, बहुत सारी चीजें सीखी हैं सर। हालांकि मैं आपको कह देता हूँ, बहुत सारी चीजें होती है जो मुझे नहीं होती, लेकिन मुझे इतना पता चल जाता है कि ये चीज मेरी कमजोरी है, मुझे ये पढ़नी चाहिए, तो इसका नहीं यही फायदा। नहीं, तो मुझे तो लगता है कि आपको कभी डंडे इधर पड़े हैं, या बाकी को डंडे पड़े हैं, या कोई इधर को मेरे हाथ में जूता होता है। मुझे तो ऐसे लगता है जी डरते हैं सारे। पता नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इनको यहाँ पे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पे अगर आप हो, का अगर नहीं आंसर आएगा तो कौन सा को नुकसान हो जाएगा? कोई नुकसान होना है आपको अगर नहीं आता, मिसाल के तौर पे? कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन सिंपल सी बात है, याद रखें तमाम, और हसीब आप भी, कि यहाँ पे जो आप परेशान होंगे, सोचेंगे, समझेंगे, शर्मिंदा होंगे ना, वो इवन 1000 टाइम्स बेटर है कि आप इंटरव्यू पैनल के सामने वो चीज़ फेस करें। ठीक है, तो आप जब आंसर देते हैं तो बहुत सी चीज़ें इंप्रूव होती हैं। आपका आंसर, अभी हसीब जिस तरह, तो आपका आंसर वेल फॉर्म में आता है। आप कैसे आइडिया को, अब आप आइडिया आपके जहन में है ना, आप उसको कैसे बयान करते हैं, आप उनको कैसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, आप आंसर देते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है। 100 बातें इंप्रूव होती हैं। लेकिन आपको अब मैं कैसे समझाऊं? अब मैं तो बहुत दफ़ा कह चुका हूँ, लेकिन फिर भी वही बात होती है, 4 5 बच्चे 6 बच्चे नहीं आते। ठीक हो गया? ये रबानी, इतना आपने लंबा मैसेज किया है, तो आप मुझे वैसे उधर माइक पे बताएं।
नहीं नहीं, टेंशन ना लें, जैसे तरह ने कहा है, ये टेंशन की तो बात ही नहीं है, पता नहीं टेंशन किस बात की है। अच्छा ठीक अस्सलाम है। वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, मैं आप मेहरबानी आपको रिप्लाई करता हूँ जी, सिद्धरा आप बताएं। सर मैंने ये कहा है कि अगर मैं क्विज ना दूं ना तो मुझे उस दिन फिर टेंशन होती है कि सर ने पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछे होंगे, वो पता नहीं मुझे आते होंगे या नहीं आते होंगे। सर क्विज इतना इतना अच्छा ये क्विज होता है ना कि हमारी हमें पता चल जाता है कि पेपर में क्वेश्चन सेट कैसे होता है, उसको हमने आंसर कैसे करना है। तो मैं आपको ये कह रही थी बच्चों को, जितने हमारे हैं यहाँ पे कुलीग्स के, अगर हम मैं क्विज ना दूं तो मुझे टेंशन होती है कि मेरे तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आज मिस हो गए होंगे, मुझे तो क्वेश्चंस नहीं पता चलेंगे कि वो कैसे आएंगे इस वाले टॉपिक्स के। तो देखे ना, ये यही फीलिंग्स तमाम के अंदर होनी चाहिए। और सीखते हैं आप। और ऐसा ये जो लर्निंग का प्रोसेस है ये ग्रेजुअल होता है, आप एक दूसरे से सीखते हैं, इंटरेक्शन होती है। कुछ पॉइंट्स अब ड्यूरिंग डिस्कशन बहुत सी बातें क्लियर हो जाती हैं। और इसमें अगर कोई कहे कि मेरी शान में कोई फर्क आ जाएगा, मेरा गलत हो जाएगा, तो आपकी शान आपने घर में होगी, उस्ताद के सामने बच्चों की कोई शान नहीं होती। ये सारे नोट कर लें इस बात को। उस्ताद के सामने सारे बच्चे होते हैं, जो अच्छा बता दे वो भी उतना ही उसके लिए काबिले एहतराम होता है जितना जिसको नहीं आता वो भी। उस्ताद के लिए कोई कोई वो नहीं होता कि मेरी जनाब कोई मैं तो बड़ा ये हूँ। सर ये किधर रह रहे हैं आप? ठीक है, तो इसको सीखने की एक हेल्दी एक्टिविटी के तौर पे लें, इंटरेक्ट करें जिस तरह अभी सिद्रा ने बताया कि इनको होता है। और बहुत अच्छी बात है। यही तो थर्स्ट फॉर लर्निंग होती है, कि आपको फिक्र होती है कि ऐसी कोई बात ना डिस्कस हो जाए जो मुझे पता ना चले। यही थर्स्ट ऑफ लर्निंग होती है। और यही एक अचीवर में और एक लूजर में फ़र्क बयान करती है। जो अचीवर होते हैं वो इसी तरह स्ट्रगल करते रहते हैं, एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, 10 टेस्ट देंगे, 15 देंगे, अल्टीमेटली आपको एक अच्छी जगह पे वो नजर आएंगे। और जो नॉन सीरियस होंगे, कभी क्लास ले ली कभी ना ले ली, कभी क्विज दे दिया कभी ना दिया, ऐसे चस्के से, तो मेरे भाइयों और मेरे करीबी तमाम जितने भी दोस्त हैं, ये बात सारे आप समझ लें कि ये पीपीएससी एफपीएससी चस्के वालों के लिए है भी नहीं। और चस्के वालों को आना भी नहीं चाहिए। इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पे आनी है, और आप एमए को नॉन सीरियस बंदे को भर्ती कर दें वो। अब मेरी जगह या कोई, मैं वैसे कह रहा हूँ, कॉलेज में किसी बंदे को भर्ती कर दें, उसने तो पूरी नस्लें बर्बाद करनी है। तो ऐसा बंदा जो कि पंचुअल नहीं है, जिसके अंदर कमिटमेंट नहीं है, जो इसके अंदर कोई लगन नहीं है, जिसका बड़ा कैजुअल बिहेवियर है, वो किसी की क्या वो इदारे के लिए काम करेगा? ठीक है। तो बात वही है कि क्लासेस में आए और बाकी क्विज भी दें, सीरियस हों, कुछ सीखें। अगर आप कंपोज्ड होंगे, आप अपने आप को ऑर्गेनाइज करेंगे, तो आप कुछ ना कुछ सीखेंगे। नहीं होंगे, शुगल या गप में लगाएंगे, तो फिर गप्पे फिर लगाते रहेंगे। अच्छा जी, और जी किसी का कोई सवाल या कोई चीज़ ऐड करनी हो सर, उनसे पूछें। जो नहीं आते वो क्यों नहीं आते, आज मौजूद होंगे तो बताएंगे वो। हाँ जी, नहीं बताएं। जमीर आपसे पूछते हैं, नहीं बताने दें। हाँ जी, नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं यही ऐड करना चाह रहा था कि लास्ट टाइम था ना मंडे को, तो पीएनए पे बात हुई थी, पाकिस्तान नेशनल अलायंस पे। तो हम जी पहले जी। उसको ऐसे ही गिन रहे थे, जब आपने बताया कि ये क्वेश्चन आ चुका है, रिव्यू में आया, फिर हमने देखा कि इसको कितनी इंपॉर्टेंस दी गई है। फिर मैंने सोचा कि जो पीडीएम बनी थी लास्ट टाइम, उसको भी कितनी इंपॉर्टेंस वो दे सकते हैं। मतलब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जो क्लियर हो जाते हैं क्विज क्लास में। तो आपको क्विज का फिर फायदा हुआ है ना? इनको जरा बताएं, मेरी बात तो इनको समझ नहीं आती बच्चों को, आप अपनी को जबान में समझाएं। मेरे पास तो बहुत अब कोई डंडा या कोई छमकी भी नहीं है, मैं इनको लगाऊं सारों को। बहुत ज्यादा होता है सर इसमें। ऐसी तो कोई बात नहीं होती कि अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो आंसर मिल जाता है, आपसे मिल जाता है, कोलीग से मिल जाता है। इसमें तो क्या कहते हैं, लर्निंग हो जाती है। इसमें शर्मिंदगी वाली बात क्या होती है। बस यही बात है ना इनको। अब नहीं, मैं अब तो नहीं बता सकता, मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ बता बता नहीं, इतना जल्दी ना हो बूढ़े, अभी हमने बहुत कुछ सीखना है।
अच्छा अच्छा, ठीक है जी। जी ज़मीर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि क्विज़ में आपकी सबसे बड़ी खूबी ये है, मतलब अगर मेरे बाकी कोलीग्स भी सुन रहे हैं तो आप डीमोरलाइज नहीं करते। मीन मुझ जैसा बंदा अगर किसी ने एक क्वेश्चन का भी आंसर नहीं दिया तो आप फिर भी अप्रिशिएट करते हैं, जिससे और बंदे को हौसला मिलता है, बंदा बूस्ट अप हो जाता है कि चलें इस बार नहीं तो नेक्स्ट बार से ये बंदा प्रिपेयर करके आएगा। तो ये आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। मीन आपने कभी किसी को भी डीमोरलाइज नहीं किया कि बेटा आप ये करें वो करें। मीन आप अप्रिशिएट ही करते हैं, ये बहुत बड़ी खूबी है आपकी। तो इतना अप्रिशिएट करते हैं आपने आपने थैंक यू, आपने इसको एक्नॉलेज किया ज़मीर। फिर भी जनाब बच्चे कहते हैं कि सर जो भी कहें आप, फिर भी मकसद मैं क्यों आपको डीमोटिवेट करूंगा? मुझे तो खुशी होती है आपका जो भी थॉट है। टीचर हाँ का तो यार, काम ही नहीं होता ना किसी को ऐसे सर डीमोरलाइज मतलब करना। जिन बच्चों के आप अंदर ये पढ़ने की खौफ है करें। ना कि अगर हम क्लास में आएंगे तो पता नहीं सर क्या कहेंगे, तो मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि अगर क्लास में आप भी जाएंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे तो फिर भी डीमोरलाइज आपको नहीं किया जाएगा, बल्कि अप्रिशिएट किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं तो आपको यही कह रहा हूँ, मेरे हाथ में ना कोई डंडा है ना अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी ट्रेनिंग ऐसी है कि हम बच्चों को डीमोरलाइज करें। हम तो बच्चों को गले लगाने वाले उस्ताद हैं, कि उनके जो बिल्कुल मसाइल सर, है ऐसे उसको ही समझने वाले उस्ताद हैं। ऐसे ही है सर। और ये आपके शुक्रिया। दोस्त डर के बैठे हैं कि सर पता नहीं इधर कोई डांटेंगे। शुक्रिया सर। जी जी, ठीक है। ठीक है जी, अब उम्मीद करता हूँ कि अब मेरे ख्याल में जो है ना बच्चे कुछ ना कुछ आएंगे। अभी भी नहीं आते तो फिर हम क्या कह सकते हैं जी। ठीक है, पिछले क्विज में कौन नहीं आया था? जरा इनसे पूछते हैं ना कौन नहीं आया था। एक मिनट मैसेज पढ़ता हूँ। बच्चे को ठीक से याद नहीं है, वो हेजिटेशन फील कर रहा तो सर उनसे बहुत आसान। हाँ जी, आप ये चीज़ों को खुद फील करें ना, मुझे आइडिया हो जाता है। बीइंग ए टीचर आपको पता चल जाता है, और ये भी पता होता है कौन कितने पानी में है। लेकिन हर चीज़ का एक भरम रखना होता है, प्राइवेसी भी होती है आपकी। तो उसके हिसाब से डील करते हैं। अगर मुझे आइडिया हो जाता है कि अगर बच्चे को सवाल है कि नहीं आ रहा, तो जो उसको तो आसान सी चीज़ पूछ ली जाती है ताकि उसको इनकरेजमेंट मिले। ठीक है ना? और फैजान, ये बात दुरुस्त तो नहीं है इधर, ये हमारी ड्यूटी भी सुपर स्पेशल है। फैजान जरा माइक में बताएं। अरे सर वहाँ तो रमादा के पास ड्यूटी थी, जैमर लगे हुए थे, सारे सिलसिले में क्लास ना ले सका था। अच्छा, चलें, कोई बहुत ज़्यादा इशू हो तो और बात है। वैसे अगर इजी माहौल में हो तो फिर क्लास लाजमी लेनी चाहिए फैजान। हेलो, आवाज़ नहीं आ रही? जी ठीक है। जी ठीक ठीक है, आपकी ड्यूटीज़ होती हैं, बट ये कि कोशिश किया करें कि मैक्सिमम आप पार्टिसिपेट, क्योंकि आप सीनियर मेंबर हैं ना, आपने काफ़ी सारे टेस्ट दिए हैं, आपका एक्सपीरियंस है, आप ज़्यादा चीज़ों को क्रिटिकली देखते हैं। ठीक है, बाकी चैट में ज़रा इनको बता दें कि कितनी अहम चीज़ें यहाँ पे डिस्कस होती हैं, और आपने कितने पेपर दिए हैं तो कितनी चीज़ें उसके साथ लिंक्ड हैं। इनको ज़रा बताएं, ये मेरी बात तो इनको समझ नहीं आती। ये तो कहते हैं सारे में ही अपनी तारीफें करते रहते हैं। इन सारी बातों का एक ही मकसद है, आपको जो है ना, आप सबको मोटिवेट करना, गाइड करना, और बारहा ये कहना और ये बात समझाना कि जितनी भी एक्टिविटी होती है, ये जितनी भी महफिल सजाई गई है, आप ही इसके रूह रवां हैं। आपके लिए ही ये महफिल सजाई गई है। ठीक है? और आप ही चीफ गेस्ट हैं। तो आप ही जब चीफ गेस्ट हैं तो यू शुड बी वेरी केयरफुल एंड वेरी कंसर्न अबाउट दिस असेंबली। राइट? आप उसको ड्यू वेटेज दें। ठीक है, यही इसका मकसद है।
बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, और उसमें इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि चीज़ों को वाइंड अप करें, और मंडे को जैसे हमारा क्विज होता है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है उसमें मैक्सिमम लोग पार्टिसिपेट करेंगे, और ज्योग्राफी को हम वाइंड अप करेंगे। फिर हमने काफ़ी सारे और भी सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, और चीज़ों को पढ़ें, मेहनत करें, कोशिश करें, और एक मकसद ज़िंदगी गुजारें। बगैर मकसद के कोई ज़िंदगी नहीं होती। इंसान में और जानवर में फ़र्क ही मकसद का होता है। जानवर का कोई मकसद नहीं होता, वो सुबह उठता है, खाता पे है, पीता है, अपनी ज़रूरियात पूरी करता है और फिर सो जाता है। इंसान ऐसा नहीं होता, इंसान हमेशा मकसद ड्रिवन होता है। तो अपने आप को मकसद बामकसद शख्सियत बनाएं, और यही कोशिश हो, पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, फिर भी करूँगा, कि आपकी शख्सियत से किसी इंसान का, किसी जी रूह का फ़ायदा हो। आप एक अपने माशरे के अंदर, एक घर के अंदर, एक रियासत के अंदर प्रोडक्टिव, ना कि आप एक घर पर, एक माशरे पर और एक रियासत पर बोझ हो, ऐसा ना हो। ठीक है, उम्मीद करूंगा इस पैगाम के साथ कि आप पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, और जल्द आप इंशाल्लाह बहुत अच्छे रोजगार का हिस्सा होंगे, और आप कितने लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे होंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, खुश रहें, आबाद रहें, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।